लोग वहां SC ST हैं और सबसे ज्यादा जो अत्याचार झेल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अत्याचार झेल रहे हैं और अपमान झेल रहे हैं OBC समाज के लोग। बिहार में मालूम पड़ गया कि 60% लोग जो हैं बिहार के OBC से, और उधर भी सरकार ये नहीं चाहती कि सच्चाई खुले, भेद खुले। क्यों? क्योंकि जो सही तरीके से जातिगत जनगणना होगी तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि देश में कितने लोग जो है पक्के मकानों में रहते हैं, कितने लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं, और क्या जो लिंग का अनुपात है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, और किन जातियों के पास देश का पैसा निहित है, किन जातियों के पास देश का सारा सिस्टम उनके हाथ में है। वो जातियां का पर्दा ना हट जाए, इसीलिए सरकारें इनको टालती आ रही हैं। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा राजनीतिक जो सरगर्मी है, राजनीतिक एक्टिविटीज है और राजनीतिक प्रक्रिया है और राजनीतिक मुद्दा है, वो जातिगत जनगणना है, कास्ट बेस्ड सेंसस है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं 2 मिनट के लिए आपको पृष्ठभूमि में इसके लिए जाना चाहूँगा। ये जो देश है, ये देश जाति और वर्ण व्यवस्था के ऊपर चलने वाला देश है। तो क्यों ना सारे समाज को, सारे देश को, सारे जितने भी जाति और वर्ण व्यवस्था से संबंधित लोग हैं, चाहे वो SC हों, ST हों, OBC माइनॉरिटी हैं, सबको क्यों ना सच्चाई का मालूम पड़े कि भाई वो लोग हैं कितने। दोस्तों, इतिहास में ये 10-10 साल में हर बार ये जातिगत जनगणना सेंसस जो है इस देश में होती आ रही है। 1881 से जिसकी शुरुआत अंग्रेजों के ज़माने से हुई। अंग्रेजों ने भी इस बात को माना कि वाकई उनको समझना चाहिए, देश को समझने के लिए, इस देश की जो व्यवस्था है उसको समझने के लिए जनगणना होना अति आवश्यक है। ये लगातार होती रही और 1931 में इसका विशाल रूप जो है पूरे संसार के सामने आया था, जब देश में मालूम पड़ा कि कितने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और स्वर्ण जाति के लोग इस देश में रहते हैं। लेकिन उसके बाद केवल 2011 में जो जातिगत जनगणना ये हुई थी, जिसमें लगभग 7,000 जो है टाउन्स में यह हुआ था और 6 लाख गाँवों में इसकी जनगणना हुई थी, और लगभग इसमें 10 लाख जो है टीचर्स की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसको इन्होंने जो सरकार है डिस्क्लोज नहीं किया। चाहे सत्ता में कोई सी भी बैठी सरकार है, कभी भी कोई सी भी सरकार ये नहीं चाहती कि सच्चाई खुले, भेद खुले। क्यों? क्योंकि जो सही तरीके से जातिगत जनगणना होगी तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि देश में कितने लोग जो हैं पक्के मकानों में रहते हैं, कितने लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं, और क्या जो लिंग का अनुपात है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, और किन जातियों के पास देश का पैसा निहित है, किन जातियों के पास देश का सारा सिस्टम उनके हाथ में है। वो जातियां का पर्दा ना हट जाए, इसीलिए सरकारें इनको टालती आ रही हैं। लेकिन अभी 2021 के अंदर जनगणना होनी थी, क्योंकि देश के अंदर कोविड काल था, तो ये अब 3 साल के लिए और मुलतवी होकर 2024 में ड्यू है और ये डिजिटल तौर पर होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि 2024 में ही लोकसभा की चुनाव है। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से न केवल प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से और पूरे जो है सिस्टम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी से ये झंडा उठा लेना चाहिए कि जातिगत जनगणना अभी से एक सिस्टम है, उसके लिए एक कमीशन है, उसके लिए एक आयोग है, उसको ये एकदम से निर्देश दिए जाने चाहिए कि देश के अंदर जातिगत जनगणना तुरंत प्रभाव से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि अब आप ये लगा लें, अभी बिहार में जो है जातिगत जनगणना हुई तो देश को यह मालूम पड़ा कि कितने लोग वहाँ SC ST हैं और सबसे ज़्यादा जो अत्याचार झेल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अत्याचार झेल रहे हैं और अपमान झेल रहे हैं OBC समाज के लोग। बिहार में मालूम पड़ गया कि 60% लोग जो हैं बिहार के OBC से, और उधर तमिलनाडु में जो MK स्टालिन साहब हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ भी सेंसस होना चाहिए। तो सारे जितने भी जहाँ भाजपा BJP ड्रिवन सरकार नहीं है, वो सभी राज्य इस बात को मान रहे हैं। तो मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना करवाने में आपको क्या मतलब, आपको क्या असुविधा है भाई? आप क्यों ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं? आपके पास हर चीज का डेटा है, आपको ये मालूम है कितनी हमारे पास नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने झरने हैं, कितने गधे हैं, कितने घोड़े हैं, कितने कुत्ते हैं, कितने बिल्ली हैं। आपके पास जब इन सब का डेटा है तो क्यों ना जातियों का डेटा जो है एक्सपोज किया जाए? जातिगत जनगणना इस देश के अंदर अति आवश्यक है। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, आज देश के अंदर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, आज इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जितना अत्याचार आज के समय में हो रहा है, पिछले कभी भी किसी भी दशकों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। आज इतना ज्यादा
रेप के केसेस बढ़े हैं, मर्डर्स के केसेस बढ़े हैं, लैंड ग्रैबिंग के केसेस बढ़े हैं, और SC ST के ऊपर जितने दलित एट्रोसिटी के केस हैं, अभी आप पिछले 10 सालों की मैं बात करता हूं, 10 सालों में बहुत ज्यादा बढ़े। देखिए, जब भी आप टेलीविजन खोलेंगे, टेलीविजन कुछ और कहता है, देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप बाहर चलते हुए 10 गरीब लोगों को रोक करके पूछें कि भाई आप तुम्हारी रोटी कैसे चल रही है। इस देश में आप गरीब आदमी 75 रुपए किलो तो दूध खरीद रहा है, 30-30 रुपए किलो गेहूं खरीद रहा है, और जिन लोगों को 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है, वो सब तो एक तरीके से जो ड्राई राशन लेने वाले लोग हैं, वो तो एक तरीके से भिखारी बन गए। अब उनको यही लगा रहता है कोई सरकार हमें ड्राई राशन दे। अरे ड्राई राशन दे, ये आप ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे जितने भी सर्वेज होते हैं, उस सर्वेज के अंदर, सर्वे जितने होते हैं उसके अंदर ये बार बार इस बात को बहुत हाईलाइट किया जाता है कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन हमारे जो मीडिया, जो प्राइम मीडिया जो हमें भारत सरकार के हैं और जितने भी हैं प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो सब एक ही कहानी कहते हैं कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, भारत बहुत तरक्की कर रहा है। अगर तरक्की कर रहा है तो जो गरीब लोग हैं वो और गरीब कैसे होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो बहुत अमीर कैसे होते जा रहे हैं। जो हमारी भारत सरकार के उपक्रम, जो भारत सरकार को हमेशा कमाई करके देते आए हैं, LIC है और पेट्रोलियम्स हैं और हैंडलूम्स हैं, ये सब भारत सरकार के वो उपक्रम हैं जो हमेशा से भारत सरकार को कमाई करके देते आ रहे हैं। इन सबको जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, तो उससे किन का नुकसान हुआ? जो बेचारे आरक्षण की बाबा साहब ने छतरी जिनको बनाई थी, जिनके साथ सदियों से जो है जुल्म होता आया है, जिनके बाप दादाओं के साथ जुल्म होता आया है, उनको बैसाखी के तौर पे बाबा साहब ने एक आरक्षण का जो प्रावधान किया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में उन बेचारों को मिलता था, वो सब खत्म होता जा रहा है। तो इसीलिए ये सरकार नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो, वरना ये ना मालूम पड़ जाए कि देश के अंदर एग्जीक्यूटिव्स और आपके जुडिशरी, मीडिया और जितने भी चारों पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उनके ऊपर किन लोगों का अधिकार है? अरे उनके ऊपर जो 8 से 10% लोग हैं जिनको स्वर्ण समाज के लोग किया जाता है, उन्हीं लोगों का अधिकार है। 73% पैसा उन्हीं लोगों के पास है, जमीनें जो है 60% उन्हीं लोगों के पास है, जितने भी बड़े बड़े उपक्रम है सभी उनके पास है। आप भारत में एक एग्जांपल ले ले, मॉल्स कितने, और मॉल्स के मालिक कौन है? क्या आप समझते हैं कितने लोग यहाँ, आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, आप मेरे को बताएं कितने लोग दलित समाज के हैं जिन लोगों के पास बड़े बड़े मॉल्स हैं, जो बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, कितने लोग? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग नहीं बता सकते, क्योंकि 1% भी दलित जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक नहीं है। भाई उन लोगों के साथ हमेशा ऐसा छुआछूत और अत्याचार हुआ है कि आप उन लोगों का देखें तो उनका मनोबल टूटा हुआ है। आप 10 दलित लोगों को बैठा के उनके साथ भी आप प्रेस वार्ता कीजिए। मैं कह रहा हूं वो अगर वो थोड़ा सा खुलेंगे ना, रो के आपको सच्चाई बताएंगे। हमारे जो मीडिया है ये कभी सच्चाई बताती नहीं है, ये एक ही बात, जहां भी देखो आप। अब देखिए, जैसे धर्म और राजनीति ही पर्सनल किसी का विषय है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं पूजा करूं, लेकिन दूसरा चाहता है मैं पूजा ना करूं। हो सकता है वो भगवान बुद्ध को मानता हो सकता है वो जैन धर्म को मानता हो सकता है वो सिखिज्म को मानता हो। लेकिन आज आप जब भी चैनल आप खोलें, आप देखेंगे कि भाई राम मंदिर के बारे में चर्चा चल रही है, और अलग अलग मंदिरों के ऊपर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और हाईवेज को, जो अच्छे भले हाईवेज थे उनको और भी ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे किया जा रहा है, जबकि उस पर चलने वाले को जेब से प्रति किलोमीटर लगभग 3 से 4 रुपए देना पड़ रहा है। आप यहां से अगर लखनऊ जाएंगे तो 485 रुपए तो आप आगरा देंगे, वहां से 780 रुपए फिर आप लखनऊ देंगे। तो आप उसका किलोमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, 3-4 पर किलोमीटर। तो उस पर चलने वाले लोग कौन है? वो वही 4 पहिया लोगों के मालिक लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। लेकिन इन पैसे वालों के लिए ही क्या योजनाएं बनती हैं? तो इसलिए मैं बार बार इस पे मैं एम्फसाइज करता हूं, जोर देता हूं कि भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और जितना भी सत्तारूढ़ी उनके अलायंस के जो दल हैं, सभी को इस सच्चाई को मानना चाहिए, जानना चाहिए। और भारत में जो जातिगत जनगणना है, जिससे मालूम पड़ जाए कि भैया कितने लोग जो है धर्म को, किस धर्म को मानते हैं। आज एक बात देखें, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर भी, अरे मुस्लिम जो है इस देश के जो है एक अभिन्न अंग है, उन्होंने भी भारत के, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में बराबर का खून बहाया। लेकिन उनके टेलीविजन में आप देखें, उनके खिलाफ भी हम ये देखते हैं कि थोड़ा वो लोग बेचारे खुल के बोल नहीं पाते हैं, जबकि वो भी हमारे बहन भाई हैं।
इसी प्रकार आप जो देखें, जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं वो भी बेचारे खुल के नहीं बोल पाते हैं कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कोई कार्रवाई ना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान हमें सबको बराबर बताता है, इंडियन पेनल कोड हम सबको बराबर बताता है, कुदरत भी सबको बराबर बताती है। तो कहीं कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो टॉनिक है वो जातिगत जनगणना है। एक बार जातिगत जनगणना सही तरीके से हो जाएगी तो हम सबको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन सी योजनाएं हम और आपके लिए बनाई जानी चाहिए, कौन सी योजना है जिसको SC ST के लोगों के लिए बनाई जानी चाहिए, जिससे उनके जीवन में सुधार हो, उनको रोजगार मिले और वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। तो मैं अपनी बातों को यहां विराम देता हूं, लेकिन ये एम्फसाइज करता हूं और इस मंच के माध्यम से जितने भी हमारी संस्था के अन्य संस्थाओं के जो रहनुमा यहां पर आए हुए हैं, और इस मंच के माध्यम से मैं न केवल सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और जितने भी सत्तारूढ़ दल के अलायंस पार्टीज हैं उन सब से, मैं जितने भी विपक्ष के जो दल हैं उनकी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट करता हूं और ये मैं जोरदार एक अपील करता हूं कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।